मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टूडियो पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने अंदाज़ा कद्र क्या होता है, मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन किसे कहते हैं, इसे जाना। और फिर हमने मुसलसल और जामे अंदाज़ा कद्र यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को समझा। और फिर हमने अंदाज़ा कद्र के जो नमूने हैं यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग को समझा। और फिर हमने कुछ अहम जो मकासद थे अंदाज़ा कद्र के यानी कि इवेल्युएशन के जो एम्स थे उन्हें भी जाना। अब हम लोग क्या करेंगे, असेसमेंट की जो दो किस्में हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट यानी कि तश्कीली और तकमीली जांच, जिसे आप रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे तश्कीली जांच कहते हैं, उसे समझ लेते हैं। तो तश्कीली जांच का ताल्लुक तलबा की मुसलसल निगरानी से होता है, यानी कि जब आप बच्चों की लगातार रेगुलरली उनकी निगरानी करते हैं तो किस में करते हैं, तश्कीली जांच के तहत करते हैं। ये खुले माहौल में तरक्की करने और अपनी तरक्की पर नज़र डालने का मौका देता है। जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये फ्रीली एटमॉस्फेयर में प्रोग्रेस करने और अपनी प्रोग्रेस को ध्यान में रखने, नज़र उस पर बनाए रखने का मौका देता है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद तलबा को मुसलसल फीडबैक फराहम करते हुए आगे बढ़ने के लिए तरगीब देना है। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, बच्चे को रेगुलरली फीडबैक देते हैं कि उसकी प्रोग्रेस किस हद तक आगे बढ़ रही है और फिर उसे हम और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसका मकसद तलबा की मुश्किलात की जांच करना और उसकी इस्लाह करना, यानी बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किसके तहत दूर करते हैं, तश्कीली जांच के तहत ही दूर करते हैं। और ये निसाब के दौरान ही किया जाता है। ये पॉइंट अहम है। पूछा जाता है कि तश्कीली जांच कब की जाती है, तो तश्कीली जांच जो है वो निसाब के दौरान ही की जाती है, जबकि तकमीली जांच ये निसाब के ख़त्म होने पे की जाती है। अब चलिए तकमीली जांच के बारे में यानी कि समेटिव असेसमेंट के बारे में, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो निसाब के ख़ात्मे पर यह किया जाता है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब बच्चों का समेटिव असेसमेंट किया जाता है। इसमें यह नापा जाता है कि तालिबे इल्म ने निसाब से कितना सीखा, सिलेबस से बच्चे ने क्या कुछ सीखा। जब ये हम नापने के लिए बच्चों का असेसमेंट करते हैं और साल के आखिर में सिलेबस के ख़त्म होने पे करते हैं तो वो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है। इसका मकसद तालिबे इल्म की आमोजिश की एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद पैमाइश कर उन्हें नंबरात या ग्रेड फराहम करना है। यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड में बच्चों का मूल्यांकन करके उन्हें ग्रेड्स या नंबर देना ही तकमीली जांच का यानी कि योगात्मक मूल्यांकन का, जिसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं, इसका मकसद है। यह तलबा की मुसलसल अफजाइश और नशोनुमा को नापने में कासिर है। यानी कि जिस तरह से हम सीसी के द्वारा बच्चों की लगातार उनकी प्रोग्रेस को नापते हैं, उस तरह से ये तकमीली जांच नहीं कर पाता है। ये बच्चों की मुसलसल नशोनुमा को नापने में असमर्थ है, कासिर है और एक मुकर्ररा मुद्दत में तालिबे इल्म की हुसूलियाबी को नापता है। यह पुराने इम्तिहान के तरीके की ही एक शक्ल है। यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो पहले जो इम्तिहानात होते थे, साल की समाप्ति पे परीक्षा हो जाए और फिर बच्चों को अंक प्रदान कर दिए जाएं, उसी की तरह ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट भी है। यह रटने को फ़रोग देता है और तलबा में डर की कैफियत पैदा करता है, बच्चों में भय की स्थिति लाता है। तो समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट दोनों आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग
इस चैप्टर से रिलेटेड गुज़िश्ता साल जो सवालात पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अंदाज़े कद्र क्या होता है, मुसलसल और जामे अंदाज़े कद्र किसे कहते हैं, और उसके बाद अंदाज़े कद्र के जो मकासिद थे, और फिर आज हमने समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड सवालात देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए, यानी कि आप लैंग्वेज की सतत और व्यापक मूल्यांकन करना चाहते हैं, यानी कि आप CCE करना चाहते हैं ज़बान की, तो आप किस तरह से शुरू करेंगे, ज़बान के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना से, या फिर दुरुस्त ज़ख़ीरा अल्फाज से, यानी कि करेक्ट वोकेबलरी से, या फिर प्रोजेक्ट वर्क से, या फिर सही तलफ़ुज़ यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से। तो अगर आप ज़बान की कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव एवेलुएशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ज़बान की मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करके आप CCE लैंग्वेज की शुरू करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल ये है कि दर्ज झेल में से कौन बच्चे के लिसानी महारत की जांच में सबसे कम मुअस्सिर है। 4 चीज़ें हैं, कहानी लिखना, किसी हादसे का बयान करना, इमला और कहानी सुनाना। इन चारों में से कौन सी एक ऐसी महारत है जो कि बच्चों की लैंग्वेज स्किल को, यानी कि उनकी लिसानी महारत को, उनके भाषाई कौशल को चेक करने में, मूल्यांकन करने में सबसे कम प्रभावी है। तो कहानी जब आप लिखेंगे तो आप ज़्यादा लिसानी महारत का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इससे तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से बच्चों की लिसानी महारत चेक कर सकते हैं हादसे का बयान और कहानी सुनाने से भी। लेकिन इमला ये लिसानी महारत की जांच में सबसे कम मुअस्सिर है। कौन, इमला। बस इमला आप कराएंगे तो बच्चे उतना ज़्यादा लैंग्वेज से रूबरू नहीं हो पाएंगे, जिससे आप उनकी लैंग्वेज स्किल को इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल कि आमोज़गारों को ज़बान के हवाले से हुई उनकी पेशरफ्त के बारे में फ़ीडबैक देने का सबसे मुअस्सिर तरीका क्या है। लर्नर्स को लैंग्वेज से रिलेटेड उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की, उस प्रोग्रेस का फीडबैक देने के लिए इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन अपनाएंगे, कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पहला तरीका है उस्ताद को सिर्फ उन्हीं तलबा को फीडबैक फराहम करना चाहिए जो ज़बान के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। दूसरा ऑप्शन उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का तज्ज़िया करे, यानी कि मिस्टेक्स का एनालिसिस करे, और फिर उनके इज़ाले के लिए, उन गलतियों को दूर करने के लिए हिकमत अमली वज़ा करे, यानी कि स्ट्रेटजी बनाए, प्लानिंग करे, और मादरी ज़बान के असरात के बाइस मातृभाषा के प्रभाव की वजह से जो गलतियां हो रही हैं, जो मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको नज़रअंदाज करे, इग्नोर करे। या फिर उस्ताद को ये समझकर गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए कि मुमकिन है कि तलबा को क्लास में अपनी गलतियों की निशानदही पसंद नहीं है, या फिर उस्ताद को तलबा की खामियों को जल्द अज जल्द निशानजद करना चाहिए। तो बताइए कि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का पहले तो वो एनालिसिस करे, और फिर उन गलतियों को दूर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाए, और मदर टंग पे जो इफ़ेक्ट आ गए हैं उनको क्या करे, उस इफ़ेक्ट की वजह से जो बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं उन गलतियों को नज़रअंदाज करे। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, चौथा सवाल। इसमें ये कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन बच्चों की आमोजिज की सतह को जांचने में माविन होगा। बच्चों की लर्निंग लेवल को चेक करने में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा हेल्पफुल है। पहला ऑप्शन है कि सबक का उनकी मादरी ज़बान में तर्जुमा करना। अगर आप बच्चे की आमोजिज चेक करना चाहते हैं, उनकी मादरी ज़बान में सबक को ट्रांसलेट कर देंगे, तो क्या आप चेक कर लेंगे, या फिर उन्हें अपने ख्यालात और एहसासात के आज़ादाना इजहार का मौका देना। या फिर तीसरा ऑप्शन है तलबा से नज़्म में मुश्तमिल शेरी आलयकार को मालूम करने के लिए कहना। और चौथा है बच्चों से याद की गई नज़्म को
बआवाज़ बुलंद पढ़ने के लिए कहना। तो यहाँ पे अगर आप बच्चों की आमोज़िश की सतह को चेक करना चाहते हैं, स्टूडेंट की लर्निंग लेवल का इवेल्युएशन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें उनके आइडियाज़ और उनके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका दें। इस तरह से जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो आप उन्होंने कितना सीखा है, उनकी आमोज़िश की सतह क्या है, आप चेक कर पाएंगे। यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल कि स्कूल पर मुनहसिर अंदाज़े कद्र बिलखुसूस किस नज़रिया पर मबनी है। यानी स्कूल पर बेस्ड जो इवेल्युएशन होता है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड और मबनी है। पहला है पैमाइश बहुत किफ़ायती होनी चाहिए, यानी कि स्कूल का जो इवेल्युएशन हो बहुत सस्ता हो, किफ़ायती हो, या फिर बैरूनी मुमतहिन के मुकाबले मुअल्लिम अपने तलबा की सलाहियतों को बेहतर तौर पर जानते हैं। यानी कि जो बाहर से एग्ज़ामिनर आते हैं उनके मुकाबले खुद जो टीचर साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं वो बेहतर तरीके से बच्चों की एबिलिटी को समझते हैं, या फिर इससे तलबा को अच्छे ग्रेड्स मिल जाते हैं। चौथा ऑप्शन है स्कूल बैरूनी इम्तिहान और इदारों के मुकाबले ज़्यादा अहम है। तो बताइए स्कूल पर मुनासिर अंदाज़े कद्र बिलखुसूस किस नज़रिया पर मबनी है। तो बैरूनी मुमतहिन के मुकाबले मुअल्लिम अपने तलबा की सलाहियतों को बेहतर तौर पर जानते हैं, इस नज़रिया पर मुनहसिर है स्कूल पर मबनी अंदाज़े कद्र। अब देखिए एक और सवाल है जिसका जवाब आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और कल आगे इस क्लासेस को हम क्या करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, इंशाल्लाह आज रात 8 बजे लाइव क्लास होगी यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर लाइव क्लास होगी, आप लोग जुड़ेंगे, ठीक है। पहली बार लाइव में आने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो क्लास है ये तो स्ट्रीम है, लेकिन लाइव क्लास जो होगी वो इंशाल्लाह यूट्यूब पे 8 बजे रात को होगी। आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे, लिंक मैं कम्युनिटी टैब पे डाल दूँगा, आप उसको शेयर भी अपने दोस्तों को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।